और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र की गोंदिया एवं भंडारा में तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामले बालाघाट में भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर को लेकर सचेत कर दिया है, लेकिन बालाघाट जिले में अब भी सतर्कता, सुरक्षा और नियमों को लेकर बेपरवाही बनी हुई है। बालाघाट जिला महाराष्ट्र के गोंदिया, आमगांव, भंडारा, तुमसर समेत अन्य जिलों से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र प्रशासन अब कोरोना नियमों को लेकर कड़ाई भी बरतने लगा है। लेकिन जिले में महाराष्ट्र से हो रहे आवागमन कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि जिले की रजेगांव, बोनकट्टा, गोरेघाट, बेनी, सतोना, खैरी, सांवरी, मोहाड़ समेत अन्य रास्तों से महाराष्ट्र की ओर आवागमन रोजाना किया जा रहा है। वर्तमान समय में जिले में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की स्थिति स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में शून्य है, लेकिन महाराष्ट्र से तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के चलते रोजाना हो रहे आवागमन से जिले में कभी भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। कुछ दिन पूर्व ही शासन द्वारा महाराष्ट्र की सीमा पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है, जिसके बाद से लगातार बसों का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है, जो संक्रमण का कारण बन सकता है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले के किसी भी मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की स्थिति शून्य पर स्थिर है। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। कलेक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र की सीमा को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अमल किया जाएगा और नियमों का पालन कराने का प्रयास होगा। सर, कोरोना की तीसरी लहर हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ज़िला है, वहाँ पर दस्तक दे चुकी है नागपुर में। ऐसे में बालाघाट के लिए आप कैसे इसे नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ देख रहे हैं कि हमको कितनी टेस्ट किट्स मिल रही हैं। दूसरा, जो हमारा एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनमें हम इन्फोर्समेंट मेजर्स थोड़ा और स्ट्रिक्ट करेंगे आगे, अगर हमको लगता है। साथ ही साथ बाकी हमारे जो रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा हेल्थ में जो रिसोर्सेज हैं उनकी मतलब हम कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, इस पे हम प्लान करेंगे आगे थर्ड वेव के लिए। भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाया गया, जहां महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखा। वहीं अखंड सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु के लिए कामना की गई। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। पति की दीर्घायु और मनोवांछित वर पाने के लिए सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं द्वारा इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत वर्ष में एक बार आने वाला कठिन व्रत है। व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां निर्जला निराहार रहकर करती हैं। यह सबसे लंबी अवधि का व्रत माना गया है। सूर्योदय से शुरू होकर दूसरे दिन सूर्योदय तक उपासक निराहार निर्जला रहकर व्रत करती हैं। रात्रि में जागरण कर 4 प्रहर की पूजा होती है। यह व्रत पति की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुंवारी युवतियां भी मनोवांछित वर की मनोकामना के लिए यह व्रत करती हैं। व्रतधारी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में पूजन कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगती हैं। हरितालिका तीज को लेकर महिलाओं में उत्साह बना रहा और एक दिन पूर्व ही बाजारों में रौनक दिखाई दी, जिसमें पूजन सामग्री एवं परिधान खरीदने के लिए भीड़ बनी रही। गुरुवार 9 सितंबर को हरितालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं ने प्रातः पावन जल से गौर पूजन किया और रेत से भगवान शंकर और पार्वती के अक्ष को उतारा, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चंदन, बेलपत्र और भगवान शंकर एवं माता पार्वती को चढ़ने वाले फल एवं सुहाग की सामग्री चढ़ाई गई। रात में घरों में महिलाओं ने रेत से बनाए गए भगवान शंकर और पार्वती के अक्ष की पूजा अर्चना की और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। रात में महिलाओं ने भजन गाकर रत जगा किया। हरितालिका तीज के अगले दिन शुक्रवार को बोई गई बुझली का विधि विधान से पवित्र जल में विसर्जन किया जाएगा। व्रती महिला लक्ष्मी हनवत ने बताया कि सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु एवं परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। दिन भर निर्जला रहकर उपवास किया जाता है। ये अपने मतलब पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और ये निर्जला व्रत है। क्या कुछ मकसद है इस पूजा को करने का? वही है कि ये विवाहित महिलाएं ही करती हैं और ये पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार के लिए। जिले के नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 9 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकारों से भेंट कर जिले के विकास पर चर्चा की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया।
उन्होंने पत्रकारों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि बालाघाट जिले में शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। जहां पर कमियां होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने चर्चा के दौरान कहा कि जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों में और कसावट लाने का प्रयास होगा। आमजन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जनसुनवाई एक अच्छा माध्यम है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि इसमें सभी अधिकारी बैठकर आवेदकों की समस्याओं को सुनेंगे। नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। हाँ, जनसुनवाई रहेगी। निश्चित तौर पे कोविड का थोड़ा वो कम हो जाए तो जनसुनवाई निश्चित तौर पे शासन के जैसा निर्देश रहेगा, ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, सभी अधिकारी आएंगे। सर, आपने बताया कि कोविड का जो थर्ड फेज और फोर्थ फेज आने वाला है और हमारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, इसको लेकर कोई प्लानिंग आपकी विशेष तैयार की मोस्टली जैसा कि हम जानते हैं कि बॉर्डर अभी जो पोरस है काफ़ी, और स्टेट ट्रांसपोर्ट भी हमारा आवागमन शुरू हो गया है। पहले इस पर अस्थायी रोक थी शासन के द्वारा। अभी हम एक वीसी कर रहे हैं जिसमें बॉर्डर्स के जो हमारे सीओ सीएमओ हैं इनके साथ 6 बजे, तो निश्चित तौर पे हम थोड़ा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेंगे और रोका टोकी ज़्यादा करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो फाइन वाला कार्यक्रम है वो हम ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, तो हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश इसमें करेंगे आवागमन को। जिले के दूरस्थ एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जिले को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मीडिया का सहयोग अपेक्षित रहेगा। प्रथम दृष्टया साफ सफाई एक समस्या है। मैंने सुबह ही सीएमओ से चर्चा की इस संबंध में और जल्दी ही 2-3 दिन में उनकी पूरी टीम के साथ मैंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी उनके साथ हम बैठक एक करेंगे। बाकी जैसा आपका सुझाव है उस पर हम काम करेंगे। कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं सफाई में, ये बताया क्या? जनरली मुझे ये बताया गया कि 400 के आसपास हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, 3 हमारे सफाई मतलब हर वार्ड में इनके सफाई दरोगा हैं और 3 जो है हमारे निरीक्षक हैं, सैनिटरी निरीक्षक जो हैं। इनका पूरा अमला है, स्टाफ है, पर्याप्त है, हम इस पर काम करेंगे। सर, उसमें क्या हुआ है कि कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने अगले ही दिन 9 सितंबर को जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण कर यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही तीसरी लहर की आशंका को लेकर ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों का भी जायजा लिया। कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने जिला चिकित्सालय में पहुंचकर बेड संख्या एवं मरीजों को भर्ती किए जाने के वार्डों का भ्रमण किया। उन्होंने सर्जिकल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड के साथ ही अन्य वार्डों में निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों का परिचय लिया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, सिविल सर्जन अजय जैन सहित नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारियों से भी चर्चा की। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर ऑक्सीजन प्लांट का भी भ्रमण किया एवं इसके प्रारंभ किए जाने को लेकर निर्देशित किया। देखा जाए तो पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य भी इसी तरह अस्पताल की सुविधाओं को लेकर गंभीरता दिखाती रही हैं और समय पर निरीक्षण करने पहुंचती थी। उसी तरह नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा भी जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंच गए। देखिए, टीम द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, कुछ जो निर्माण कार्य हैं उनकी प्रोग्रेस देखी गई है। जैसे पीआईसीयू का हमारा यूनिट बन रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं, उनको ऑपरेशनल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए कि हम मॉक ड्रिल कर लें, प्रारंभिक तैयारी कर लें अगले वेव के लिए। उस संबंध में इनको बताया गया। साथ ही साथ एक जनरल इंस्पेक्शन था अभी, तो फिलहाल हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला टारगेट कायाकल्प का रहेगा, जैसे मैंने सिविल सर्जन साहब से चर्चा की है। प्रयास रहेगा कि हम लोग कायाकल्प में सर्टिफाइड। फिलहाल तो अभी हम 1 वीक का टेंटेटिव टाइम लेके चल रहे हैं। जो कंपनीज़ के एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे, कनेक्शन देंगे, उसके बाद हम एक बार मॉक ड्रिल करेंगे। तो 1 वीक में हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, कमियां तो हर जगह रहती है। टीम अच्छा कर रही है, मैं इसके लिए हेल्थ की टीम को बधाई दूंगा। साथ ही साथ जो कमियां रहेंगी उसको हम लोग दूर करेंगे। सर, सिटी इंस्पेक्शन भी करेंगे? नहीं, अभी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।
महंगाई एवं बीमारी के इस दौर में डॉक्टरों द्वारा दवाई कंपनियों से हित साध कर महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं। छोटी कंपनियों से हित लाभ साध कर ऐसी दवाइयां लिख दी जाती हैं जो दोगुना महंगी होती हैं। ऐसे में गरीबों पर बीमारियों से निजात पाने के लिए अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में मेडिकल एसोसिएशन ने भी माना है कि कुछ डॉक्टर कमीशन की खेल में मरीजों के आर्थिक बोझ को बढ़ा रही हैं। बालाघाट जिले में ऐसी कंपनियों की दवाइयों का चलन अचानक बढ़ गया है जो छोटी कंपनियां मानी जाती है। नामी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की दौड़ में छोटी कंपनियों ने बाजी मारने का प्रयास किया है। इसके पीछे डॉक्टरों का कमीशन भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक डॉक्टर कमीशन की वजह से ऐसे कार्य करते हैं, जबकि कई डॉक्टर सामान्य दवा से मरीज के ठीक होने पर उसे वही दवाइयाँ लिखते हैं। लेकिन कई डॉक्टरों ने कंपनियों के कमीशन मिलने पर उन कंपनियों की दवाइयों को तरजीह दी है। इसमें नुकसान सीधे तौर पर गरीब एवं सामान्य वर्ग के लोगों का हो रहा है। पहले से महंगाई की बोझ में दबा आम आदमी अब महंगी दवाई का डोज भी ले रहा है, जिससे आर्थिक चक्र प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में सामने आया कि कुछ डॉक्टर सिर्फ ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जिनमें उन्हें मार्जिन 60% प्राप्त होता है। उन्हें मरीज से कोई लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार यदि उनके कोई व्यक्ति दवा व्यापार के लिए जाता है तो उसमें भी 60 से 40% की हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। पैथोलॉजी, एक्सरे जैसे कार्य में वे अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। यदि कोई डॉक्टर अपने मरीज को आगे के उपचार के लिए नागपुर गोंदिया भेजता है तो उसमें भी वह उसी अस्पताल में भेजते हैं जहां से उसकी हिस्सेदारी अच्छी तगड़ी होती है। उसे मरीज के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है। बालाघाट जिले में भी ऐसा ही चलन तेज हुआ है, जिसमें कई डॉक्टर सिर्फ पैसे के लोभ में ऐसी कंपनियों की दवाई मरीजों को लिख रहे हैं जिसमें कमीशन अच्छा प्राप्त होता है। इसी को लेकर मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सोनी बताते हैं कि यह सीधे तौर पर गरीब एवं सामान्य वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ डालने जैसा है। जो दवाइयाँ 2 से 3 रुपयों की है और डॉक्टर उस दवाई को देने की बजाय ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जो दोगुनी महंगी है। कई कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की वजह से छोटी कंपनियां ऐसे काम करती हैं जिसमें डॉक्टरों का भी हित लाभ होता है। अभी बालाघाट एक ऐसा कस्बा था जहाँ सब दवाइयाँ अच्छी बिकती थी। अभी कुछ दिन में देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर लोग आए हैं अभी सब छोटी कंपनी का माल लेते हैं। छोटी कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो दवाई अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी की सस्ती मिलती है वो महंगी दवाई वो लोग लिख रहे हैं ये लोग में। उसमें दवाई वाला उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दवाई वाले में जो लिखा है वो चाहिए। जो दूसरा दे दिया उसने ब्रांड कंपनी का भी दे देगा तो वापस हो जाएगा। नहीं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कमीशन का डॉक्टरों को मिल रहा है कमीशन ना? कमीशन मिलता है बिना कमीशन के तो इतना कुछ नहीं है। पूरा मार्केट को ख़राब कर रखते हैं और सब ग्रामीण बड़े बड़े डॉक्टर लोग ये बताइए इससे मरीजों और उनके परिजनों को कितना नुकसान पहुँचता है? 100% उन्हीं का नुकसान है, गरीबों का नुकसान है। बड़ों को तो अच्छी दवाई लिख देंगे कोई स्टैंडर्ड कंपनी। जो बेचारे जिनको नहीं समझता, आपको भी नहीं समझता तो आपको भी सब स्टैंडर्ड ऐसी वही दवाई लिखेंगे। जैसे आज आप मोटा सा पेंटाप भी आप खा भी लोगे पर वो लोग दिखते दूसरी वाली जो उससे 3 रुपये ज़्यादा महंगी और एक ही कंपनी के 5-5, 6-6 आइटम एक ही पर्चे पे लिखते हैं। तो समझ में आता है कि एक ही कंपनी की दवाई लिखे तो कुछ ना कुछ उनको फायदा है उस कंपनी। कहा जा सकता है कि महंगी दवाइयों की पर्ची देने की परंपरा पर अगर डॉक्टर विराम लगाते हैं तो उसमें गरीब एवं असहाय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। नहीं तो इसी तरह महंगाई के इस दौर में बीमारियों और दवाइयों पर खर्च करते करते उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही चला जाएगा। अवैध महुआ शराब का परिवहन करने वाले आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। मामला वर्ष 2016 का है, जहां किरनापुर के कांद्री कला नीला गोंदी के जंगल में मोटरसाइकिल सवार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति के न्यायालय में किरनापुर थाने के तहत चल रहे इस प्रकरण में आरोपी पवन चोले उम्र 34 वर्ष पिता धनीराम चोले एवं दीपक बोहरे उम्र 29 वर्ष पिता सालिग्राम बोहरे थाना किरनापुर को आबकारी अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपीगण को 3-3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगतने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी विमल कुमार सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई।
जानकारी में बताया गया कि आरोपियों द्वारा भारी मात्रा में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब नीला गोदी से कांद्री कला ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2016 के इस प्रकरण में विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दिनेश कुमार प्रजापति ने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1618/2016 थाना किन्नापुर के प्राप्त क्रमांक 214/2016 में आरोपीगण पवन चोले पिता धरीराम चोले एवं दीपक बोहरे पिता शालिग्राम बोहरे निवासी थाना किन्नापुर को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया है।